Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स पर अभी तक पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। ये बात तय है कि रिकॉर्ड वोट पड़े और उन रिकॉर्ड वोट का सेहरा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जाता है। उनके चाहने वालों ने और उनके ना चाहने वालों ने इस तरह ताबड़तोड़ वोट डाले हैं कि अभी तक वोट सामने नहीं पहुंच पा रहे। तो बहरहाल जो ब्लू वेव की बात थी वो तो नहीं चली, लेकिन जो बाइडेन इलेक्शन जीतते या जितवाते नज़र आ रहे हैं और ट्रंप इलेक्शन हारते या हरवाते नज़र आ रहे हैं। मेरा आज का फोकस डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ इलेक्शन पे ज़रा कम होगा, रिजल्ट्स पे कम होगा, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स पर। चूँकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, उसकी जो भी सरकार बनती है वो पूरी दुनिया पे असर डालती है, उस पे होगा। उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थोड़े से हम टच करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उस पर भी बात होगी और थोड़ी सी आखिर में शायद बातचीत हम बिहार के इलेक्शन पर करेंगे। मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर रणवीर शारदा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया ढंग से ये बात कही कि चाहे जीते चाहे हारे, जी जो वोटों को आगे निकाल के लाना जी और जो उसके अगेंस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का एक मुहिम चलाना जी कि इसको किसी तरीके से भी हटाना है, वो दोनों फैक्टर जो हैं मिलकर आज वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेइंतहा वोटर जो है उसने बाय मेल है जी एंड इन पर्सन वोटें जाके डाली हैं। आज तक मैं 60 से जी बहुत ही क्लोजली यूएस के इलेक्शंस फॉलो करता हूँ। इंटरेस्ट हो गया था उस वक्त कैनेडी की वजह से। हाँ, हम भी जवान थे तो वो जवानी में इंटरेस्ट हो गया। मैंने ये देखा कि इतनी तादाद में एडवांस पोलिंग आज तक नहीं कभी हुई। मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज। जी 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 जी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है उस वक्त सिर्फ 220 मिलियन थी, अब वहाँ पर 338 मिलियन पॉपुलेशन है। तो परसेंटेज वाइज मैक्सिमम वोट जो है वो इस पर पड़ी है। और आपने ये बात कही कि रिलेशनशिप वो तो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन एक बात तो मैं कहता हूँ कि शाबाश देनी चाहिए ट्रंप को जी कि उसने जो एक बहुत बड़ा जी एक विडंबना थी उसके सामने कि पता नहीं मैं किस तरीके से बुरी तरीके से हार जाऊंगा, और जो प्रेडिक्शंस भी हो रही थी कि लो जी ये तो इस बार 300 से ऊपर इलेक्टोरल मतलब वोट्स जो हैं वो आ जाएंगी बाइडेन के हक में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके लोगों ने ये रियलाइज़ किया, और कुछ मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी बेवकूफ़ी है। डेमोक्रेट्स ने दो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की हैं। एक जो उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की वो ये की कि डी फंडिंग ऑफ पुलिस, वो सबसे बड़ा गलत इनका स्लोगन था। डी फंडिंग ऑफ पुलिस, यू कैन नॉट टॉक इन डेमोक्रेसी। राइट। इसी वजह से वो कम से कम 10 हाउस की सीटें खो गए और 2 और 3 जो सेनेट की सीटें उन्होंने जीतनी थी हैं जी वो खो गए, क्योंकि ये इशू जो है ये अमेरिकन की, ये कैनेडियंस को भी पसंद नहीं आ सकता। यहाँ के भी जो मेयर टोरी कहते हैं कि डी फंडिंग की बात नहीं कभी भी करनी। तो मैं समझता हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर दोबारा माइंड बनाकर ट्रंप साहब को वोटें डाली। और सेकंड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जो एंथुजियाज्म क्रिएट कर दिया जी, मतलब डेमोक्रेट्स ने इन रिपब्लिकन माइंड्स, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि वो भी एक इस बार अलग किस्म का फिनोमिना हमें देखने को मिला कि डेमोक्रेट्स की वजह से जो रिपब्लिकन्स हैं वो सड़कों के ऊपर आ गए और वोटें डालने आ गए। आई थिंक दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स। जी, जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन लगता तो यही है कि बड़ी मुश्किल से जो कि आसान इलेक्शन होना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से बाइडेन साहब जो हैं वो निकल जाएंगे इस तूफान में से। राइट। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए बात ये है कि आपने बात की कि कुछ भूल भी हुई है डेमोक्रेट से, लेकिन बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ रही। तकरीबन सारा मीडिया सवाए फॉक्स के, फॉक्स भी आधा
ट्रम्प के मुखालिफ ही था, सारा मीडिया खिलाफ था। जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जो सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं है, जो ओपिनियन बिल्ड करती हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, सारे के सारे जो मशहूरी के सबसे बड़े कारखाने हैं दुनिया के, वो ट्रम्प के खिलाफ थे। दैट इज फाइन, बट लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक छोटी बात नहीं है। नहीं, देखिए एक मिनट, वो उनके उलट पड़ा है। मैं वही आपको कह रहा हूँ उससे जो एक्साइटमेंट जनता जो है, मैं डॉक्टर साहब इस बात का क्रेडिट जरूर ट्रम्प को दूंगा, ट्रम्प के तमाम तर ब्लंडर्स के बावजूद। मैंने तो पहले दे दिया, कि जनता दिल से जो उसके साथ है वो उसके साथ है, और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को रिवाइव किया। मैं ये भी कहूँगा। नहीं, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल नहीं एग्री करूँगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं जरा आप मुझे बात पूरी करने देते तो फिर बात मैं रिपब्लिकन को रिवाइव करने की जब ये बात कर रहा था ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका जो एतराज़ मुझे समझ आना था, लेकिन मेरी बात मुकम्मल यूँ नहीं है कि रिपब्लिकन का जो ट्रू कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं उनको वो रिपब्लिकन में एक बार फिर ट्रम्प जोड़ने में कामयाब हुए हैं। वो रिपब्लिकन से टूटे हुए थे जो ट्रू कंजर्वेटिव है, ट्रू जो ये समझते थे कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहा है। ट्रम्प की तमाम तर बेबाकियों, तमाम तक ब्लंडर्स, तमाम तक अच्छे और स्टूपिड स्टेटमेंट्स के बावजूद उन्होंने कहा कि हम ये सुनना चाहते हैं कि कोई फेक मीडिया कहे। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये फेक मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सब साबित हो गए ना। ये सब 13 से 19 पॉइंट्स की प्रोजेक्शन दे रहे थे बाइडन को। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये कोई छोटी बात है। दुनिया के जाइंट मीडिया हाउसेस हैं, 13 से 19 पॉइंट की ये दे रहे थे प्रोजेक्शन। इन सब की प्रोजेक्शन तमाम तर इनकी मैनूवरिंग के बावजूद धरी की धरी रह गई। मैं भी पिछले 50 साल से मीडिया के साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ड है ना फेक न्यूज़, जी ये बहुत गलत वर्ड है। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या प्रो पीपल आइडियोलॉजी है, प्रो कॉमन पीपल आइडियोलॉजी है, दैट डज नॉट मीन दे आर गिविंग फेक न्यूज़। जहाँ तक ताल्लुक है ये अपने 13 से 19% की बात की, हमने 2016 में भी देखा था कि जितने भी ये लोग थे जो कह रहे थे कि ट्रम्प जिंदगी में, उनमें मैं भी एक था, राइट जी, कि ट्रम्प जिंदगी में कभी नहीं जी सकता, उसने उनके सब के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जी। ठीक है, इस बार भी जहां तक अब इनको ये इन फ्यूचर ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से प्रेडिक्शनें करते हैं। यानी कि उनका जो मेथड अगर उन्होंने 4 साल पहले और 4 साल अब भी नहीं सीखा, आई थिंक दैट इज अ शेम रादर दैन फेक न्यूज़। कोई नहीं होती दुनिया में, न्यूज़ होती है, कोई फेक न्यूज़ नहीं होती। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये उनकी कैलकुलेशन में गलती है। डॉक्टर साहब, ये ओपिनियन नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। देखिए, मैं इस छोटे मीडिया हाउस में आप ही के साथ बैठ के बातचीत करता रहा हूँ। मैंने ये अपनी पर्सनल राय दी थी कि ट्रम्प एक टफ मुकाबले में 1-2% की लीड से जीत जाएंगे। वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, टैग टीवी की न्यूज़ ओपिनियन नहीं थी। हमारी वेबसाइट पे ये नहीं आया। ये होती है फेक न्यूज़। डॉक्टर साहब, मैंने भी जर्नलिज्म में डिग्री ली हुई है, मैं दावे से ये बात करता हूँ कि आपने नहीं की, आपका अपना एक वे ऑफ है, लेकिन क्योंकि मैं आप ये कहें कि जो मीडिया हाउसेज हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं, मैं नहीं मानता। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, दो जर्नलिज्म के कंपोनेंट होते हैं, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। टैग टीवी अपनी ओपिनियन में गलती कर सकता है। जब हम रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो रिपोर्टिंग वो करेंगे जो ग्राउंड पे होती है। ठीक है, ऐसी हम बात नहीं दे सकते कि जी उधर कोई इंसिडेंट हुआ, हमने कहा कि नहीं हुआ, या नहीं हुआ तो हमने कहा हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये एक लंबी बहस है। मैं इसमें सिर्फ अपनी मतलब ओपिनियन भी दे रहा हूँ और उस पर हम मज़ीद बातचीत भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब, इम्प्लीकेशन मैं समझता हूँ कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्प्लीकेशन। अच्छा, मैं उसमें थोड़ा सा और टच करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की ओपिनियन सुनी, रिपोर्टिंग नहीं। सब ने ये ज़रूर कहा कि अब ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इनकी इररेलेवेंसी सिर्फ ट्रम्प और बाइडन के इलेक्शन में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में सामने आ चुकी है सैडली। इसलिए कि वो एक पुराने ओल्ड फैशन स्टाइल के हाउसेस हैं, दैट्स फाइन। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया में,
वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ ऐसे नाम नहीं ले सकता ग्रोहों के, मेरी मजबूरी है, टेलीविज़न पे हर नाम मैं ले नहीं सकता। कुछ ऐसे ग्रोह हैं जो ये बातें, और वो पावरफुल ग्रोह हैं, वो ये कर रहे हैं कि बहुत बड़ी पॉलिसी चेंजेस आएंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि देखिए आपने बात की ये जितने भी बड़े बड़े हाउसेज जी, हैं, जी, जी। प्रिंट हाउसेज हैं या टीवी हाउसेज जी, हैं, जी। मैं समझता हूँ कि उनकी अहमियत आने वाले टाइम में वैसे बहुत कम हो जानी है, चाहे वो बाइडेन इलेक्शन हो ना हो, ट्रंप इलेक्शन हो या ना हो। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो सोशल मीडिया जी। ऊपर उठ के आ रहा है, और सोशल मीडिया अब सिर्फ यही नहीं रह गया, गूगल, सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं रह गया, सोशल मीडिया तो अब पॉडकास्ट एंड अपने क्या टिकटॉक और पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया। हाँ, तो डॉक्टर साहब इन्हीं बहुत ज़्यादा तो इन्हीं कंपनियों से ओन करते हैं ना, यही लोग करते नहीं हैं। नहीं नहीं, देखिए जो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो जी। बकायदा एस्टेब्लिश्ड, जी। ABC, NBC, CBS, CNBC या न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ये सारे के सारे जो हैं, इनकी आने वाले टाइम पे मेरा अपना ये मानना है जी। हाँ जी, आपने यहाँ देखा कि यहाँ 20-25 अखबार निकलते थे हम पंजाबी के, अब 2 रह गए सिर्फ हाँ जी। इसी तरीके से उर्दू के आपको पता 22-24 अखबार जी, जी, निकलते बिल्कुल थे, ठीक। कितने रह गए? क्योंकि अल्टीमेटली पीपल हैव गॉट एवरीथिंग ऑन इन देयर हैंड, इंटरनेट। हैंड में, टेलीफोन के ऊपर टीवी भी देख लो। जी जी, बिल्कुल सही। सो वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। Right. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सबसे बड़ा, जी। और उसमें चाहूँगा आप और हम थोड़ी सी डिस्कशन करें कि ट्रंप एक ऐसी चेंज कर गया जी। आने वाले 40-50 साल की, जिसको दुनिया का कोई प्रेसिडेंट भी नहीं बदल सकता। और वो चेंज कर गया है क्योंकि अमेरिका इज बीइंग रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, Right. नॉट बाय द प्रेसिडेंट or the Congress. The interpretation of rules and regulations, laws are done by the Supreme Court. और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में ये 3 इसकी किस्मत है, the only president जी। who got the chance to appoint 3 Right. and that to extreme कंजर्वेटिव लोगों को वो अपॉइंट कर गया। आने वाले 40-50 साल चाहे कोई प्रेसिडेंट बने, राइट राइट। वो जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जो ये चेंज हो गई है, उसका तो सारी दुनिया याद करेगी, अच्छा या बुरा, ठीक। आने वाले टाइम के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी इसकी जो जीत थी वो था स्ट्रक्चर चेंज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक। इसके बारे में चाहता हूँ आप भी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो बहुत ही लीगल मसला है, उसको मैं भी फॉलो किया थोड़ा बहुत। मैं उस पर बहुत अपनी एक्सपर्टीज होने का दावा नहीं कर नहीं नहीं, सकता। मैं वैसे कह रहा हूँ जी। कि उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है मेरे ना, हिसाब से जो इम्प्लीमेंटेशन है जो ट्रंप के ज़माने में रही, पहले हम उसकी बात करते हैं। ट्रंप बहुत सारी चेंजेस सिर्फ नॉन कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की हद तक ही नहीं, उन्होंने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी, ऐसी ऐसी बातें की। अभी हम मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया को वो ललकारते रहे, मीडिया उनको ललकारता रहा। ये भी एक बहुत बड़ी चेंज थी, इसलिए कि वो जो चेंज है वो इनफैक्ट उसके वोटर्स एंडोर्स कर रहे हैं। अगर वो ट्रंप ने ना किया होता तो आप इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स प्रो एंड अगेंस्ट ना बाहर निकलते देखते। ये भी एक बहुत बड़ी चेंज थी, क्योंकि वो नैरेटिव का एक बहुत बड़ा दुनिया में मसला होता है। नैरेटिव की वो उन्होंने, जैसे पंजाबी में कहते हैं, नैरेटिव को सट लगाई उन्होंने। फिर इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, कोई माने ना माने, ये इजराइल का और इनका बैठ जाना अरबों का, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी अरब वाले की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि वो कभी भी इजराइल के साथ बैठ के जी खाना खा सकते, हाथ मिला सकते। मैं अपने जितने भी ब्रेन बस्ट के हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट करती है। दैट्स नंबर 1। जितने भी राइट्स फ्रॉम 1950 के बाद वहाँ पर इंटरप्रेट हुए, इसमें सबसे बड़ा था एक जॉन वर्सेस रोड का एक केस था, जिसमें बकायदा एबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था। और उसके ऊपर आपको पता ही है कि जो कंजर्वेटिव हैं वो क्या सोचते हैं। दैट्स नंबर 1। फिर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने में भी सुप्रीम कोर्ट प्लेड ए वेरी मेजर रोल, बिकॉज दे एक्सेप्टेड, यस
इट वाज चैलेंज, दे एक्सेप्टेड। ऐसे ही और कई आने वाले टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि ऑल दीज थिंग्स कैन बी चैलेंज्ड अगेन इन द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मैं सिर्फ इसको बंद यही करूँगा, लेकिन मैं ये मेरा बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट प्लेज ए वेरी मेजर रोल। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही सेकंड में जॉर्ज बुश को प्रेसिडेंट बना दिया था, जबकि अभी वोटें गिन सकते थे इन अदर 24 आवर्स। तो उनकी इतनी पावर है। सो यू रिमेंबर दैट कि सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी पावरफुल इन अमेरिका। जी और डॉक्टर साहब इसके sorry, साथ साथ मैंने- नहीं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा किया, थैंक यू, आपने इस पे रोशनी डाली। हम कुछ और 2-3 चीज़ों को, जैसे मैंने इजराइल और अरबों की तल्लुकात की बात की, हमने बात आपने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ जो दुनिया में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, नॉर्थ कोरिया की एक बहुत बड़ी हिट थी, उसको एटलीस्ट सेटल किया है किसी हद तक। अब वो आगे ये वाली नई एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनकी बनती है तो कैसे लेके जाते हैं, मैं उसमें काफ़ी कीन हूँगा इनको वॉच करने में एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मसला है, ट्रंप ने बहुत बड़ी कोई खून खराबा या फौजें भेजे बगैर, बहुत बड़े खर्चे किए बगैर आईसिस को ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया है। अगर आप देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आईसिस को एलिमिनेट सिर्फ ट्रंप ने किया, इट्स एब्सोल्युटली नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, आप बात पूरी सुन नहीं रहे, आप बात पूरी सुन नहीं हाँ, रहे, क्योंकि उनके मतलब ये ज़माने ना में था उसने खत्म किया। नहीं एलिमिनेट उसके ज़माने में हुआ है, हाँ, लेकिन वो मैं that डॉक्टर is साहब different। आपके साथ अगले शो में आप भी ले आइएगा रिपोर्टें, मैं भी ले आऊँगा, क्योंकि ट्रंप से पहले तो ओबामा की रजीम थी ना, कोई और किसी और की तो नहीं थी ना। ओबामा के आखिरी दिनों में कितना का आईसिस पे कंट्रोल हुआ था, कितनी परसेंटेज पर, और कितना बड़ा खर्चा किया था, और कितना मैस किया था। नहीं देखिए, आप ना नहीं, डॉक्टर साहब, ये नहीं समझ आती। ये एक 4 academic साल- है बात। नहीं 4 साल की एक प्रेसिडेंटशिप को जी। पिछली 4 साल की प्रेसिडेंटशिप साथ मिलाना, ओबामा के दिमाग जो था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट काम करता था, विच इन माय व्यू आल्सो, जी। जितना मैंने कंडेम ओबामा को किया जी, जी। कि उसने डेमोक्रेटिक पार्टी का सत्यानाश अगर किया तो ओबामा ने किया। रीजन मैं आपको 2 ही सिर्फ जी, दूंगा, जी, जी। मेरे पास बड़े रीजन जी, जी। एक तो ये कि उसके पास राइट था नियर अबाउट 300 जजेस को अपॉइंट करने का। Right. He did not use that right, Right. which is the biggest mistake he did in his life. और so called बिल्कुल Democrat, ठीक है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ठीक ना, है। डेमोक्रेट पार्टी, डेमोक्रेट थिंकिंग वालों को और so called प्रोग्रेसिव थिंकिंग ठीक वालों है। को बहुत बड़ा धक्का लगा। बिल्कुल ठीक है। इसने कर दिया ना 300 अपॉइंट अपने, इसने 300 जजेस अपॉइंट कर दिए, ठीक। 3 सुप्रीम कोर्ट में कर दिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसके दिमाग में ये एक वहम था ओबामा के, विच आई डिड नॉट लाइक, कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मसला जो है बेसिकली जी। ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और जिस तरीके से अग्रेसिव ढंग से आईसिस के अगेंस्ट जाना चाहिए था, जिस तरीके से वो ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट गया था, ही डिड नॉट डू दैट पार्ट। लेकिन फॉरगेटिंग अबाउट व्हाट ही डिड रॉन्ग और राइट, इसका ये था ये काम, इसने सिर्फ यही कहना आर्मी काम है, आर्मी वालों का, जी। ये वहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना जी पेंटागन वाले, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, काम लेकिन उनका डॉक्टर था साहब- कि अगर इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे 3 और गवर्नमेंटों का हाथ था। इजराइल की जो थी उनकी अपनी CID जी, जी। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सऊदी अरेबिया पीछे पड़ गया था क्योंकि उनको अपना खतरा नजर आ गया कि भाई इनको ख़त्म जी, करो। जी। और इजिप्ट में जब प्रेसिडेंट ने सिसी बने, उन्होंने ज़बरदस्ती वो अपने हाथ में ले ली। ये 3 वीक कंट्रीज का बहुत बड़ा मेजर रोल था। डॉक्टर साहब देखिए, आईसिस के बारे में ज़हन रखिएगा, आईसिस 6.25 साल पहले एग्जैक्टली दुनिया में मर्ज वजूद में आई थी। कोई ये 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एग्जैक्टली 6 years and 3 or 4 months पहले, यानी ओबामा के दौर के आखिरी 2.25 साल थे। ठीक है, जिसमें ओबामा ने काफ़ी मैस किया। और मुझे याद है ओबामा के आखिरी 6 महीनों में उनका बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सऊदी अरेबिया और के साथ, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ हुआ। और इजराइल के साथ तो ओबामा की सही तौर पर बनती ही नहीं थी। ये भी एक ज़हन में रखिए बात। बिल्कुल नहीं, मुझे पता, मैं तो ठीक कह रहा हूं, मैं
पहले कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि कोई आईसिस की लेगेसी बड़ी पुरानी चलती आ रही है और उसको ओबामा ने उखेड़ने में काम इरदाद किया, वो तो पुरानी लेगेसी है नहीं। वो तो उसके आखिरी 2 साल थे जिसमें उसको फेस करना पड़ा था, और वो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड आईसिस को भी बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड कर सका वो, और वो प्रेसिडेंट मैटर करता है अनफॉर्चुनेटली इन मामलात में। मुझे याद है कि जब ट्रंप आया था तो आईसिस के हवाले से पेंटागन ने बहुत बड़े बड़े प्रपोजल दिए थे। कुछ ऐसे मैं रिसर्च वर्क के साथ वाबस्ता हूँ जिसमें हमें ये पता चलता था कि जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको प्रपोज किए गए थे वो बहुत एक्सपेंसिव, और उनमें जाने का अमेरिकन का बहुत खतरा था। ये क्रेडिट मैं समझता हूँ सिर्फ ट्रंप की बात नहीं, इसमें पेंटागन की बात नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रंप की, उन सब लोगों ने वाइज डिसीजन किया। जाने भी नहीं गई इतनी ज़्यादा, चांदी गई, बहुत खर्चे भी नहीं हुए। आईसिस इम्पॉसिबल लगता था ओबामा के ज़माने में कि ये कहीं जाएंगे, और लगता था इन्होंने एक कंट्री बना लिया हुआ है, वैनिश्ड। अच्छा, फिर ईरान के हवाले से ओबामा की बहुत ही, मैं तो कहूँगा, स्टूपिड पॉलिसियाँ थी। नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं। ठीक है, चलिए आप। नहीं, क्योंकि उसमें चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस एंड इंग्लैंड जी, या तो ये कहिए कि वो सारे बेवकूफ़ हैं, और सिर्फ अमेरिका जो था। चाइना तो खैर बहुत समझदार है। नहीं, वो तो उसका तो बहुत अच्छा अलायंस है। नहीं, रशिया के इंटरेस्ट है उनके साथ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसमें यूरोप के कंट्रीज भी साथ थे। जी, हाँ जी, और उनको मतलब वो तो ईरान के साथ है ना। चाइना इज विद मैं वही कह रहा हूँ जी। कि ईरान की जब संधि हुई है न्यूक्लियर जी। ट्रीटी, उसमें ये कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो फिर गलत अकेला ओबामा नहीं था ना। नहीं, मैं वही अर्ज करता हूँ ना कि इस अकेले शख्स ने उन सब कंट्रीज से कन्फ्रंट किया ना। आप इस फर्क को देखेंगे, ये तो आपको इतना फेयर होना पड़ेगा कि ये कंट्रीज तब भी ओबामा के सामने खड़े थे और ओबामा बेंड कर गया, ये शख्स बेंड नहीं किया। नहीं, ये शख्स तो जब बाहर ही निकल गया नेटो से आते ही, एक किस्म का। नहीं, एक किस्म का नहीं डॉक्टर साहब, ये नेटो की बात है एग्जैक्टली 1 साल 2 महीने पहले की। ये तब की बात नहीं है जब ये ईरान से बाहर निकले। नहीं, इसने पहले ही कह दिया था कि मैंने देखिए, कहना और है, लेकिन प्रैक्टिकली भी बाहर नहीं निकले डॉक्टर साहब। इसके एजेंडे में था कि मैं ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी है इसमें से बाहर निकलूंगा, जो पेरिस क्लाइमेट का इशू है उसमें से मैं बाहर आऊंगा। ये तो इलेक्शन जीतने से पहले उसने कहा हुआ था, तो उसने करना ही था। नहीं, डॉक्टर साहब, वो जो पेरिस अकॉर्ड की बात करते थे वो तो अभी हम छेड़ी नहीं, अभी हमने इन्वायरमेंट की बात है। लेकिन ये जो नेटो की बात थी, ये प्रैक्टिकली 1 साल तकरीबन 2 महीने पहले, ये भी निकले नहीं अमेरिकन। नहीं, निकले नहीं, ठीक है ना, निकलेंगे। मैंने कहा नियर अबाउट निकलने वाली सिचुएशन नहीं, वो नहीं, इन्होंने अपने आप को इंसर्ट किया था। फर्क है इसमें, इसका यही फ़र्क होता है। जैसा भी ये शख्स था, ये अपनी लीडरशिप अच्छी या बुरी, दुनिया पसंद करे ना करे, उसको डिटरमिन करता था। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बेस पर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें ये भी कोई शक नहीं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप है जी। उसको इसने काफ़ी धक्का लगाया, और यूरोप जो दोस्त आपके साथ हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से खड़े हैं, उनको एकदम ज़ीरो कर देना, ये कभी कोई प्रेसिडेंट की अक्लमंदी नहीं होती। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अब यूरोपियन ममालिक जो बाइडन के आ जाने के बाद चाइना के बारे में क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल इससे भी स्ट्रांग होगा। जो ट्रंप ने लिया है इससे भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि ट्रंप के दिल में थोड़ा सा फिर भी प्रेसिडेंट जी के बारे में, जी, जैसे पुतिन के बारे में उनके दिल में है, ऐसे उसके बारे में भी है। लेकिन बाइडेन के आने पर आप देखेंगे कि 7 के कंट्रीज को लेकर, यूरोप के कंट्रीज को लेकर, ही विल बी मोर स्ट्रिक्ट देन ट्रंप। ये आज मैं भी हूँ, आप देख रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब की ये बातचीत हम सुन रहे हैं और मेरी भी सुन रहे हैं, और आज सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ इलेक्शंस के मौजू पर। और यूएस का इलेक्शन एक बहुत ही लोडेड एजेंडा है, चूँकि मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि यूएस का जो इलेक्शन है ये अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके जो रिजल्ट्स अब फाइनल होंगे, और फाइनल हो जाने के बाद जो आइंदा 4 साल में इम्प्लीकेशंस बनेगी यूएस की, यूएस के अंदर भी
और यूएस के बाहर भी, और दुनिया की निगाहें यूएस से बाहर की होती हैं, चूँकि यूएस बहरहाल बाहर का है। सुपर चैट में आप हमें क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं, कमेंट, और उसके साथ साथ हमें कंट्रीब्यूशंस भी आपकी आना शुरू हो चुकी हैं। और मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि आप हमें paypal.me/tagtv international पर 24/7 हमें आप कंट्रीब्यूशन भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में और भी मेथडोलॉजी अपनाएं ताकि आपको सहूलत हो। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और बात आज बहुत गर्मा गर्म है, इसलिए गर्मा गर्म है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, हिस्टोरिक ओकेजन है। जिस तरह के इलेक्शन यूएसए में हुए और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा कि वो कितने कंट्रोवर्शियल हैं, वो यूएस का लीगल सेटअप जाने और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जाने। हमारा मकसद ये है कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगी उस लेगेसी में जो ओबामा की थी और फिर जो ट्रम्प की थी, और अब ओबामा की ही टीम इनडायरेक्टली उन्हीं के ही साथी वाइस प्रेसिडेंट जो 8 साल उनके साथ रहे और इसके अलावा 39 ईयर्स मोर वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना किरदार अदा करते रहे। जनाब जो बाइडन साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैं इससे पहले कि बातचीत को आगे लेकर चलूँ, एक छोटा सा क्लिप है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस इलेक्शन के मौका पर जो बाइडन क्या कहते हैं, आप क्लिप वो देख लीजिए। Senator Harris and I just completed briefings on both COVID and the economic crisis facing this nation. And we're reminded again of the severity of this pandemic. Cases are on the rise nationwide, and we're nearing 240,000 deaths due to COVID. And our hearts go out to each and every family that has lost a loved one to this terrible disease. In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you so much. लगता है कि जो बाइडन और कमाला हैरिस की जो टीम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगली सरकार बनाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्प्लीकेशन है वो साउथ एशिया है हमारे नुक्ता नज़र से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा तल्लुक उस धरती से। आपको कैसा दिखता है, क्या वहाँ पे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, paypal.me/tagtv international के ऊपर जाके प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी आप डोनेशन कर सकते हैं वो हमेशा करें। 24 घंटे आप कर सकते हैं। और मैंने आपको आगे भी कई बार ये कहा कि ये जो आपकी डोनेशन होती है, इसका एक पैसा भी, नॉट इवन सिंगल पेनी इज़ बीइंग स्पेंट ऑन एनी पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स। बहुत बड़ा ऑफिस है इनका यहाँ पर, हमारे सीईओ साहब का। और इस ऑफिस में बहुत लोगों का आजकल तो खैर कोविड-19 की वजह से नहीं आना जाना, वरना यहाँ पर बहुत लोग आया करते थे, बड़े डिनर हुआ करते थे। दे आर ऑल फ्रॉम पर्सनल पॉकेट्स। लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ टैग टीवी, जिससे आपका और इंटरेस्ट बढ़ सके, एक इंग्लिश का जो है वो सिस्टम शुरू हो सके, ताकि वर्ल्ड में हो चुका है डॉक्टर शुरू। हाँ जी, हो चुका है शुरू। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपको एक लिंक भी भेजा था। और मैं वो तो आपको पता, थोड़ा सा जरा पर्सनल इश्यूज में इन्वॉल्व था। कांग्रेचुलेशंस टू यू जी। और बाकी हमारे भाभी जी को भी बहुत बहुत बधाई इस बात की। कमाल है, क्योंकि जब एक ऐसे आगे बढ़ेंगे तभी वर्ल्ड को पता चलेगा, नहीं तो वर्ल्ड को एक ही लैंग्वेज से नहीं पता चलता। इसीलिए आज अल जज़ीरा जैसे भी जो चैनल्स हैं, रशिया के जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी अपने चैनल इंग्लिश में पेश किए हुए हैं। हमने टेस्टिंग शुरू कर दी हुई है
अच्छा। उस टेस्टिंग के कई वीडियो डाल भी दिए हुए हैं। अभी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होनी है, और वो टोटल इंग्लिश का है, उसमें जो इंग्लिश लोग हैं वही आगे होंगे। हाँ, वो 24 घंटे ठीक है, मतलब वो इंग्लिश का होगा। या तो उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, थैंक यू वो आप ये मैसेज शेयर करने का। आपको भारत पाकिस्तान और इस रीजन में ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन बज़ाहिर लगता है कि नई यही बनेगी, क्या लगता है इनकी मैं ये implication? समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ तो इनके रिलेशंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक दैट इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री टू फाइट विद चाइना। जी। और वो जो एक आपस में इनका एक इन्होंने संस्था सी जो बनाई हुई है, जी। जिसमें इंडिया, जापान, बहुत ऑस्ट्रेलिया, पुरानी है अगरचे। हाँ जी, लेकिन तो वो एक्टिव वैसे बाय द वे ट्रम्प के ज़माने में थी, ये बात मानेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक्टिव ही रहेगी, क्योंकि उसमें इंडियन आर्मी और बाकी के जो हैं सिस्टम, जी। वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। दे वांट दैट इट शुड कंटिन्यू। बल्कि एक हफ्ता पहले, अभी तो इलेक्शन बिल्कुल सर पे था, एक हफ्ता पहले 2 इम्पोर्टेंट स्टेट सेक्रेटरीज भी गए हुए थे, हाँ जी। इंडिया भी, माइक पॉम्पियो भी और सेक्रेटरी डिफेंस भी। और वहाँ पे काफ़ी इन्होंने आपस में मीटिंग्स हुई, फिर मालदीव गए, श्रीलंका गए, कोई सिग्नेचर्स भी किए, राइट, सब कुछ राइट, किया। हाँ जी, मालदीव, हालांकि देखो श्रीलंका को जी उन्होंने पैसे देने के लिए भी कहा कि भाई आपने चाइना से नहीं डरना, राइट, आपको राइट। पैसे की ज़रूरत है, जी, जी। क्योंकि आपने चाइना को पे करने हैं, राइट, राइट। तो हम आपके साथ खड़े हैं। राइट। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का इशू जो है वो चलता रहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में, हाँ जी, थोड़ा बहुत तो जो रसूख है वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एक मामले में तो ये भी पक्के हैं कि अगर उन्होंने वहाँ टेररिज्म को ख़त्म करने की बात ना की, तो आई थिंक इट विल बी स्टिल रिलेशनशिप में बी 5 to 10% इम्प्रूवमेंट, बट नॉट अदरवाइज। हाँ, मतलब कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंडिकेशंस मिल रही हैं, चूँकि पाकिस्तान की लॉबी के लिए एक अच्छा ये शायद है मौका कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है, वो इस पर खुश हैं नेचुरली, क्योंकि ठीक है। ट्रम्प का साहब के साथ मुकाबला करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है फंडिंग। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान को फंडिंग आ जाए तो उसके चांसेस हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है जो बाइडेन को बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आनी है। जी जी। वो प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू हैव द मेजॉरिटी इन द सेनेट। जी। अब जो भी कोई आप कानून बनाते हो या कुछ करते हो, एक्सेप्ट अनलेस अनटिल आपकी जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उसके अंडर आप कर दो, तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक आता है या कुछ और पैसे देने का ताल्लुक आता है, मैं समझता हूँ कि सेनेट में इनकी मेजॉरिटी ना होने से इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले टाइम के, और आएंगी। डॉक्टर साहब, वो एक अलग बात है, लेकिन एक फंड है जो पेंटागन का है, जो पाकिस्तान को किसी वक्त भी सेनेट और कांग्रेस की मंजूरी या नामंजूरी के बगैर दिया जा सकता। पाकिस्तान नहीं, सिर्फ दुनिया के किसी भी मुल्क को नहीं। वही मैंने कहा कि वो जो प्रेसिडेंशियल पावर है, जी जी, उसको छोड़ के हाँ, बाकी वो दिया जा सकता है। वो उसके काफ़ी चांसेस हैं। और चूँकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन का मामला है वो पैसा है, तो वो उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये तो होता है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ इनके रिलेशन जो है बढ़ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं जी। जी। और बिगड़ने का कोई ताल्लुक ही पैदा नहीं होता। उसका रीज़न यही है कि India understands very well. जी जी। US understands very well that we have to fight China. China is becoming a very nonsensical पावर इन द वर्ल्ड। एक होती है पावर, right. एक नॉनसेंसिकल जो पावर होती है वो होती है अनप्रेडिक्टेबल, right. और जो अनप्रेडिक्टेबल पावर होती है वो सबसे खतरनाक होती है। right. बिल्कुल ठीक है जी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन जो है वो इतने खराब नहीं होंगे। अब खराब क्या, मैं समझता हूँ बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की ज़रूरत है इसको भी और उनको भी। देखते हैं डॉक्टर साहब, थोड़े बहुत अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो मैं कम से कम एंटिसिपेट कर रहा हूँ। कुछ अनप्रेडिक्टेबल या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी वो कैंपेन से अब तक जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, फॉर एग्जांपल एक बयान था कमाला हैरिस का कश्मीर के मामले में, जी। और जो बाइडेन का भी रहा है।
लेकिन बाद में जो बाइडेन ने इसको क्लैरिफिकेशन दी हुई है, मेरे पास वो पड़ी हुई हाँ, है। नहीं, लेकिन वो clipping। क्लैरिफिकेशन इज वो नॉट cla- इनफ टू एड्रेस द नहीं, इशू। उसने क्लैरिफिकेशन कहा कि ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे। Right. जो कमाला हैरिस का था वो डिफरेंट था। Right, वो काफी radical था। देखिए, हाँ, ये जो इंसान है ये 35 इयर्स रहा है सेनेटर। जी 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 जी। इसकी बड़ी जो, और इसका जो रिकॉर्ड है वो राइटिस्टों से भी बुरा रिकॉर्ड है। इसने ब्लैक के आगे मतलब देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, इसका रिकॉर्ड है जी। इसके ऊपर इसने माफियाँ मांगी हुई हैं कि भाई मैं गलती, मुझे उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, Right, नाउ आई सो ये बात तो समझ लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये 4 साल काट जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये अपनी जगह पे एक मसला है। चलिए डॉक्टर साहब, अगर क्वेश्चन आना शुरू हो गया, अपन प्रोड्यूसर से कहते हैं वो साथ साथ लेना शुरू कर दें। इनविजिबल अकाउंट है यूट्यूब का, वो पूछ रहे, डू यू थिंक डेमोक्रेट्स डिड वोटर्स फ्रॉड टू विन इलेक्शंस विद हेल्प ऑफ चाइना? देखिए, मैं चाइना की बात तो नहीं करता, मैनिपुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी करती हैं। अगर कोई उसमें इलीगल पार्ट होगा तो अब ट्रम्प साहब कोर्ट में जा ही रहे हैं, तो वो खुद ही सामने आ जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का वो बड़ा क्लियर है कि जो रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो वहाँ की स्टेट बनाती है। जो इस वक्त लड़ाई चल रही है उसमें सिवाय 2 स्टेट्स के वहाँ पर जो गवर्नर्स हैं, देखिए गवर्नर्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन जो असेंबलियाँ हैं वहाँ पर वो रिपब्लिकन हैं। दैट्स नंबर 1। बाकी की जो 3 स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल जॉर्जिया ले लीजिए, हाँ जी, अरिजोना ले लीजिए, ये यहाँ के गवर्नर भी रिपब्लिकन्स हैं और यहाँ के जो काउंसिल्स हैं, जो असेंबलीज हैं, वो भी रिपब्लिकन। सो मैं समझता हूँ कि ये जब गलत बात कोई हमारे पास आती है तो हम उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। आई डाउट वेरी मच कि हाँ, एक 2 10 वोटें इधर उधर हो गई हो। आई डाउट वेरी मच कि मिलियंस में ये वोटें हुई हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो रहे हैं, एरिजोना के, नेवाडा के, कैलिफोर्निया से साल लगते हैं, और नेचुरल होता है कि मतलब यहाँ टोरंटो फॉर इंस्टेंस आज से बड़ा, देखिए, मैं 30 साल पहले और होता था। मैं तो हैरान हूँ ताहिर साहब कि जितना ओपन पेंसिल्वेनिया में वो शोध कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इट्स 24 आवर्स ऑन द टीवी। जी जी। Not even one ballot is being counted without TV there. So इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लार्ज स्केल क्या, इवन स्मॉल स्केल के ऊपर भी ये पॉसिबल नहीं। मैं इसके बारे में अपनी कमेंट्री अभी दी। ये मामला चूँकि अमेरिका के अंदर का है और ये बहुत ही डीप मामला है। ये जिनको रूल ऑफ लॉ है हमारे मुल्कों में, कनाडा हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में होना चाहिए, जहाँ जिस पॉलिटिकल पार्टी को शक हो उसको हक होता है कि वो जाएं, और उसके बाद कोर्ट का और इन्वेस्टिगेटिव का फैसला है। हम इसके बारे में, यानी कम से कम मैं तो उसके बारे में कोई कमेंट्री करने की पोजीशन में नहीं। देखिए, जो सामने आते हैं ना वो तो फैक्ट बताने पड़ते हैं। जैसे विस्कॉन्सिन और मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया रिपब्लिकन की ये क्लेम को कि नहीं जी ये यहाँ पर धोखे हुआ, दे हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड। अब आएगा पेंसिल्वेनिया का। देखिए, पेंसिल्वेनिया मैं कहता हूँ, चलो लेट्स अज्यूम कि पेंसिल्वेनिया जीत भी जाते हैं जी अपने ट्रम्प साहब, और जॉर्जिया भी जीत जाते हैं। All he needs is 6 कॉलेज इलेक्टोरल वोट्स। हाँ जी, वो नवेडा से मिल सकते हैं, वो कहीं से भी मिल सकते हैं। सो आई पर्सनली फील दैट ही हैज 90% बेटर चांसेस टू बी द प्रेसिडेंट। हाँ, तो देखिए ना, बात तो पेंसिल्वेनिया की हो रही है। सबसे ज़्यादा बात कहाँ हो रही है कि जी मिशिगन, डिट्रॉयट और पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया की, यही बात हो रही है ना। तो मैं कहता, मैं तो आज भी अब भी ये कहता हूँ कि पेंसिल्वेनिया अल्टीमेटली विल बी वन ओवर बाय ट्रम्प, क्योंकि अभी जो खास वोटें पड़नी हैं, हैं जी, आर्मी पर्सनल्स की जो बड़ा पसंद करते हैं ट्रम्प साहब को, वो अभी काउंट होनी है, जो कि 100,000 से ऊपर है। ठीक, वेट करते हैं। बहरहाल जो हमें लग रहा है वो बता ही रहे हैं, और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी साथ साथ हम एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन है कि विल इंडिया बी लेफ्ट अलोन फाइटिंग CCP's एजेंडा नाउ, मिस्टर बाइडन नीड सम स्पाइन। देखिए, बड़ी सिंपल सी, पहले मैं एक जुमला कहता हूँ फिर डॉक्टर साहब कहेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है। इंडिया ने जैसे तैसे अब तक अकेले ही फाइट किया है, चूँकि ट्रम्प के आने से पहले तक अमेरिकन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान के होते थे। जब ऑन बोर्ड पाकिस्तान के होते थे वो चाइना के ख़िलाफ़ बातचीत तो अपरेंट करते रहते थे, लेकिन ओबामा के ज़माने तक
चाइना को फुल फ्लैज ग्राउंड थी अपने ट्रेड फैलाने की। इवन ट्रंप के आने के बाद भी वो जो इमीडिएटली नहीं ख़त्म हुआ, ट्रंप ने भी को 1.5 साल पहले से बात करना शुरू की और तकरीबन 1 साल पहले टैरिफ लगाए। तो एक टाइम लगता है हुकूमतों को दूसरी हुकूमतों की पॉलिसियों को समझने में। लेकिन अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ, इंडिया का अगर उस तरह साथ ना भी दिया, अमेरिकन अगर इंडिया का साथ देंगे तो सिर्फ इंडिया की वजह से नहीं देंगे, अपने इंटरेस्ट की वजह से देंगे, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक ओशन में उस रीजन में नहीं चाहेंगे कि चाइना किस तरह पर फैले। अगर साथ देंगे तो इनका अपना इंटरेस्ट चलेगा। अगर जो बाइडन किसी वजह से वो स्पाइन ना दिखा सके, कोई भी वजह अगर होती है, हम एज्यूम करते हैं, तो उसमें अमेरिका को ही नुकसान होगा, जो पहले भी हुआ है। बाकी इंडिया को तो जो वो पहले कर ही रहा है डिफेंड, वो करना ही होगा और करता ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं मोंटेक सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने $50 जो है जी वो हमें डोनेट किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि हिंदुस्तान को जहां ज़रूरत है यूएसए की, वहाँ यूएसए को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। ये बात आप याद रखिए। अब इस वक्त जो दुनिया में डिफरेंट ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें हिंदुस्तान की सख्त ज़रूरत है अमेरिका को। और अमेरिका कभी भी अब, क्योंकि अमेरिका की एक बात तो आपने भी कई बार कही है, जो पॉलिसीज़ वहाँ बनती हैं ना, वो पॉलिसीज़ जो हैं वो अकेला प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक गाइडलाइन देता है, बाकी पॉलिसीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागन में बैठ के बनती है। बहुत हालतों में प्रेसिडेंट को गाइडलाइन मिलती है। तो इसलिए आई डाउट वेरी मच। जी। और मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम के ऊपर आप देखेंगे, मैंने लेटेस्ट पिछले 1-2 हफ्ते में रिपोर्टें पढ़ी है कि चाइना के अंदर जी बहुत ज़बरदस्त एक मूवमेंट चली हुई है कि जी को किस तरीके से हाँ, जी काबू किया जाए और इसको किस तरीके से, वो ये चाइना के अपने इंटरेस्ट में है ना। हाँ जी। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे बड़ी चेंजेस होंगी। हाँ, लेकिन इंडिया को कोई खतरा नहीं है। इंडिया को होपफुली कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैंने जैसा कि कहा कि इंडिया अपने तौर पर भी अकेले फाइट करना सीख चुका हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हाँ जी, 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। वो अपने तौर पर इश्यूज को, अभी ये जो कश्मीर के एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 है, ये इवन अमेरिका के बहुत सारे सेनेटर और कांग्रेसमैन, रिपब्लिकन के भी और डेमोक्रेट्स के हामी नहीं थे, लेकिन इंडिया हैड टू डू, इंडिया डिड इट। वो तो दैट्स वन थिंग व्हिच आई थिंक हमेशा याद रखा जाएगा, मोदी का नाम, सो दैट फॉर 370। बिल्कुल। बाकी तो चलो अलग अलग अपने अपने ख्याल हैं, लेकिन वो जो एब्रोगेशन और 370 बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा इशू था, व्हिच शुड हैव बीन डन 50 ईयर्स में, बल्कि लागू ही नहीं होना चाहिए। लागू। डॉक्टर साहब, कश्मीर की बात छिड़ी है, सवाल भी लेंगे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी एक तरफ इलेक्शन की वो फ़ज़ा है और इधर वो लोकल बॉडीज़ का, मैं इसलिए लोकल बॉडीज़ का जम्मू कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि ये एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A के बाद ना एनवायरनमेंट डिफरेंट है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और ये पूरे के पूरे जो घराने हैं, ये बड़ी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जो भी हैं, मतलब लुटेरे प्लस घराने दोनों ही हैं। वो लुटेरे हैं, उन्होंने कश्मीर को लूट लिया। देखिए, हाँ जी। तो इसकी जो है इम्प्लीकेशन आपको दोनों तरफ कैसे नजर आ रही है? देखिए, बेसिकली क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान में जो एक गुलाम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ, उससे 4 गुना बड़ा एरिया जी, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है, हिंदुस्तान के साथ लगता है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 12 से 13 लाख है। और ये लगातार कह रहे थे, पहले कोशिश ये चल रही थी कि इनको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के साथ मिलाया जाए। इन्होंने कहा हमने नहीं मिलना। अब मुझे याद है कि 2009 में जरदारी ने एक साइन किया कि इनको ऑटोनमस बॉडी बना दो। अब इसी महीने साइन ये हुआ कि इनको अब प्रोविंस बना दो। हाँ, वो बड़े वैसे इंडिया के हक में जाती है बात डॉक्टर साहब। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये डिस्प्यूटेड इलाका है और ये जो कहा जाता है कि इमरान खान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चीख रहे हैं भारत के ख़िलाफ़, ये चीखते रहते हैं इसलिए कि इनकी एग्जिस्टेंस इसमें है, मगर दुनिया के कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि ये फेस सेविंग के लिए चीखते हैं। असल में तो वो ये कर रहे हैं जो भारत चाहता है
कि आप कर लें रिकॉग्नाइज, और इस पे कहते हैं कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस ऑन बोर्ड हैं कि भाई ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे नहीं है, भाई आप ये कर लो। चूँकि पाकिस्तान बड़े अरसे से ये करना चाह रहा था, मगर ये मुशर्रफ ने एक दफ़ा कहा था कि हम करते हैं, वो तो इस तरह मसला कश्मीर को सॉल्व करना चाहता था। ये मसला कश्मीर सॉल्व करने का रास्ता है। भारत का ये मौक़िफ़ जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि ठीक है आप कर लें, हम आपको कंडेम करेंगे। झगड़ा ये था कि गिलगित बाल्टिस्तान को वो कश्मीर में मिलाना चाहते थे, उसको अपोज कर रहा था इंडिया। हाँ नहीं, वो इंडिया अपोज तो करेगा, वो भी दुनिया की फेस सेविंग के लिए भाई ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कर लेता है तो इसका मतलब पाकिस्तान का यूएनओ में कोई फिर क्लेम नहीं रहता ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने का दैट नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस जो हैं वो हो गए। हाँ, और जब कभी चीन का हाथ लगेगा या भारत का हाथ लगेगा, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज होगा तो वो उस पर कब्जा कर लेंगे। नहीं, या अगर पाकिस्तान स्ट्रांग इनफ रहा तो उस पर काबिज रहेगा। फ्रैंकली यही होता है ना दुनिया में। देखिए, चीन का इतना ज़बरदस्त जिनजियांग जो एरिया है, जो प्रोविंस है, इनके साथ लगता है उन्होंने आदमी अपने अंदर भेजने है तो वहाँ 12-13 लाख ही ना, वहाँ इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पता ही नहीं लगता 1 मिलियन ही आदमी चला जाए, इनको पता ही नहीं लगना पाकिस्तानियों को। अच्छा, इसी में क्या हुआ कि मरियम जो है वो आजकल बड़ी वहाँ गई हुई है, बड़े बयान दे रही है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो बयान उसने दिए। अब इमरान खान ने उस पर ये कहा कि तू बीबी है वरना हम उठा के तेरे को जेल में डाल देते, जैसे आगे नहीं डाला जेल में। अब इमेजिन करिए भी मरियम को आगे भी आपने जेल में रखा, आगे भी जेल में रखा, अब वो मेहरबानी कर रहे हैं जी, उसकी इसकी माँ को भी जेल में रखा, बेनजीर भुट्टो को भी जेल में रखा। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, बेनजीर भुट्टो को तो खैर एस्टेब्लिशमेंट ने, और बेनजीर भुट्टो को तो इन्होंने नवाज शरीफ ने वगैरह ने भी रखा, जरदारी को भी इन्होंने रखा। ये तो पाकिस्तान में गंद चलता रहता है। तो अब चलिए, अब कम से कम ये तो हो गया ना कि 5 प्रोविंसेस हो गए, अभी हुए नहीं, हो ही गए बस। ये उन्होंने नहीं, ये डॉक्टर साहब ये हो गए वाली बात ना मुशर्रफ के ज़माने से चल रही है। नहीं, नवंबर 2020 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सर, उन्होंने बकायदा मेरे सामने पढ़ा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है गिवन प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस। राइट, ठीक है, वो अपनी जगह पे ये बात ही चलती रहेगी। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब इधर लोकल बॉडीज़ के जो रहे हैं, आप कह रहे हैं घराने लुटेरे जो भी हैं, तो क्या इम्प्लीकेशन क्या होगी उस इलाके में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बड़े पीसफुली हो जाते हैं, विच आई होप इट विल बी, तो फिर एक बात बहुत बड़ी हो जाती है कि जो एक जनरल इलेक्शंस वहाँ पर होने हैं MLA के, राइट जी, उससे क्या होगा कि परमानेंट स्टैंप लग जाएगी 370 एब्रोगेशन के ऊपर। राइट हाँ जी, पहले ये लगाएंगे और फिर उसके बाद होता है ना, पहले पार्लियामेंट पास करती है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। जी। तो ये पार्लियामेंट पास होगा लोकल, और जब वो इलेक्शन हो जाएंगे तो वो फिर प्रेसिडेंट की मोहर लग जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं और भी हम, ताकि हमारे साथी जो सुपर चैट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मकसद भी यही है कि आपके साथ सुपर चैट करें। जी डॉक्टर साहब आपके लिए है, आप ही सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। In California, Democrats are in power from top to bottom. Please advise why are things in such bad shape there? भाई साहब, पता नहीं आपने ये कहाँ से खबर पढ़ी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कैलिफोर्निया की जो इकॉनमी है वर्ल्ड की 6th इकॉनमी है, 8 ट्रिलियन की इकॉनमी है वहाँ पर। जो बैड है दैट इज़ देयर बैड लक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पर वेदर जो है इतना ख़राब रहा है, वहाँ पर बारिश तक नहीं हुई है जी, जो कि उनके पहले बहुत होती थी। तो दिस इज़ सम और द अदर, ए नेचर हैज़ प्लेड हैवक विद देम, और वो बाकायदा फाइट कर रहे हैं उस आग के साथ जो कि जिसको हम कहते हैं वाइल्ड फायर्स। तो वो वाइल्ड फायर्स जो है वो आप हैरान होंगे अगर मैं आपको फिगर बताऊं, 20 million acres of wildfires in the last 10 years has destroyed जी कैलिफोर्निया। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें ना रिपब्लिकन का कोई हाथ है और ना ही उसमें कोई डेमोक्रेट्स का हाथ है। लेकिन एक बात आप और याद रखिए कि लोग चुनते हैं, मैं और आप नहीं चुनते। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है थ्रू आउट USA। तो वहाँ पर लोग चुनते हैं, और लोग जिनको चुनते हैं वो चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, वी शुड रिस्पेक्ट दैट वर्डिक्ट। जी अगला सवाल लेते हैं, इसलिए कि हम बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रहे हैं।
व्हाट इफ ट्रम्प डोंट एक्सेप्ट मैंडेट एंड रिफ्यूज टू वेकेंट व्हाइट हाउस? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो एक्सेप्ट ना भी करें, सुप्रीम कोर्ट कह देगी, लॉ इन्फोर्समेंट कह देगी कि जाएं आप बाहर, तो वो खैर उनके पास अपने भी काफ़ी बड़े बड़े व्हाइट हाउस हैं। नहीं 20 जनवरी तक देखिए उनके पास टाइम है। 20 जनवरी तक नंबर एक। right. नंबर एक, जो कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल होता है, मैं अपने ब्रेन बस्ट वाले दर्शकों को बता दूं कि 14 दिसंबर को वो बकायदा वोट्स डालते हैं अपने कैपिटल्स में। राइट। उस दिन पक्का प्रेसिडेंट बनता है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर तक अभी इनके पास बड़ा टाइम है। आज तो 6 नवंबर है। हाँ, अभी तो लीगल फाइट्स अभी होती इनके पास हैं। 5-6 हफ्ते पड़े हुए हाँ। हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को भी हर रूलिंग जो है वो 14 अगस्त से 14 दिसंबर से पहले पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज द लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Right. और कॉन्स्टिट्यूशन ना सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है और ना ही हाँ जी और कोई चेंज कर सकता है, अनलेस अनटिल 2/3 ऑफ द कांग्रेस एंड 2/3 ऑफ द स्टेट्स जो है उसको एक्सेप्ट करें। सो इसलिए भाई साहब वेट करें। बाकी अगर वो हार गए, इफ ही लूजेस, there is no way that he will stay there. That's जी बिल्कुल, वो तो पक्की बात है। गिरीश कुमार बिलोर जी रेगुलर कंट्रीब्यूटर, क्वेश्चन भी देते हैं और हमें 101 रुपए की सलामी भी देते हैं। थैंक यू गिरीश कुमार भाई। आपके लिए चाइना के साथ जो का रिश्ता सही है क्या? देखिए, अभी तक तो पिछले ज़मानों में तो इनका कोई बहुत उम्दा नहीं रिकॉर्ड रहा, ये मैं खुल के बात करता हूँ। लेकिन अब चूँकि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट होंगे, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो अब डिफरेंट सीन होगा। उस डिफरेंट सीन में, और अब वैसे भी चाइना का अपना डिफरेंट सीन है वर्ल्ड के साथ, तो अब वो कैसे निभाते हैं, वो मैं भी उसके लिए क्यूरियस हूँ कि अमेरिकन पॉलिसीज़ जो चाइना के लिए बज़ाहिर लगती हैं कि अब एग्रेसिव होंगी, उनको कैरी कैसे करेंगे। क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, हम साथ साथ लेते हैं। जी सौरभ गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि बोथ ऑफ यू नमस्ते, आई एम वाचिंग फ्रॉम सिडनी, प्लीज़ सर बताएं मोदी के बाद इंडिया का कौन बेहतर लीडर होगा। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन आप ही बेहतर एड्रेस कर सकते हैं। कि अभी तो मोदी साहब अनदर 5 इयर्स राज करेंगे। हाँ जी, 20 अगला भी आप समझते हैं इलेक्शन शायद जीत जाएंगे? डेफिनेटली जीत नहीं जाएंगे, जीत ही जाएंगे। उसका रीज़न वेरी सिंपल है। देखिए, जब भी कभी किसी लीडर को आपने चैलेंज करना होता है तो यू हैव टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 to 70% क्वालिटेटिव लीडर अगेंस्ट एनीवन। हिंदुस्तान में अभी तक मुझे कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा, ना यूथ में, ना आने वाले 2-4 साल में, क्योंकि एक बड़ी कांग्रेस पार्टी जिसको समझा जाता था, वो एक पप्पू के ऊपर डिपेंड करते हैं। और पप्पू ने आज तक शो कर दिया पिछले 6-7 साल में कि उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कहाँ बुरी तरीके से हार रही है। रीजनल पार्टी जब उठ के आगे आ जाती हैं तो तब नेशनल पार्टी जो होती है, लोग उसको हमेशा वोट डालते हैं। आपने देखा होगा ताहिर साहब कि कहाँ पर जी 3 स्टेटें जीत गई मतलब कांग्रेस, राइट अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब वोटें पड़ी पार्लियामेंट की कुछ ही महीनों के बाद, तो सारी की सारी वोटें, सारे एमपी जो हैं वो बने बीजेपी के। हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें आने वाले, मेरा ये मानना है, वेदर आई लाइक हिम और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 2024 में भी वो दोबारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक बार, और उसके बाद बड़ा लंबा टाइम है, 4 साल और 5 साल, 9 साल में कौन लीडर मर्ज होता है, क्या होता है जी, कौन सर्वाइव करता है, कौन नहीं करता, बहुत लंबा समय होता है। कोई शक, अगर मोदी जी वाकई अगली बार फिर री इलेक्ट हो गए तो 15 साल एक बहुत बड़ा होता है। लेकिन भारत में खैर नेहरू की आपके सामने लेगेसी है, इंदिरा गांधी की लेगेसी है, लंबे लंबे अरसों की है, ठीक है। लेकिन नेहरू की लेगेसी जो है वो 1952 से लेकर 1964-69 तक चली। राइट। हाँ जी, तो वो कोई इतनी लंबी नहीं थी। 17 साल तो बनते हैं, 17 सर, ये तो अभी तो इनको 6 साल हुए। नहीं, ये आई एम प्रीटी श्योर, हालांकि मैं आई एम नॉट अ वेरी फैन, लेकिन स्टिल आई फील he will definitely get another 5 years। मैं आपसे ये सवाल आज तो नहीं करूंगा आप क्यों फैन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के वो सवाल आपसे करना चाहता हूँ। उनकी स्टेटमेंट रिसेंटली आई, क्या आप मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं अब,
नीतीश कुमार साहब ने जी। उनको नजर आ रहा था कि मुकाबला थोड़ा बहुत, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी, मैं जेडीयू की बात कर रहा सही हूँ, है। बीजेपी इज गोइंग टू विन लॉट ऑफ सीट्स देयर, Right, लेकिन जेडीयू इज गोइंग टू लूज लॉट्स ऑफ सीट्स। तो उनको लगा कि मैं सीटें लूज कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, अब मैं आखिरी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे आप वोटें दे दीजिए, एक बार तो फिर आप मुझे मतलब जिता ही दीजिए। तो वो इस किस्म का जो इमोशनल कार्ड है, जीत जाना, देखिए देयर इज नो डाउट, Right. बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने जीत जाना सही इलेक्शन बिहार का। लेकिन एट द सेम टाइम मैं पहले ये कहता था कि जेडीयू का तेजस्वी यादव जो है उसको शायद 30-40 सीटें मिलेंगी, लेकिन दैट बॉय हैज़ शोन सम कलर, और लगता है कि मतलब थोड़ी सी जो फाइट है जी। हाँ जी वो उसने अच्छी कर दी है, अदरवाइज ही इज़ नॉट गोइंग टू विन। लेकिन नीतीश कुमार साहब को ये लगता है कि भाई अब मैं आखिरी इलेक्शन है, पांचवा इलेक्शन लड़ रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर। राइट। हाँ जी ये भी बता सही, दूं। हाँ। तो चलिए, अगर उन्होंने कर भी दिया ऐसा वायदा, वैसे मैं दावे से कह सकता हूँ कि विद इन 2 years उनको बीजेपी जो है पावर में जब आएगी तो हटा देगी। चलिए, ये भी डॉक्टर साहब आपकी प्रेडिक्शन। 2 साल में उनको हटा देगी। सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आए हुए हैं आज के डिस्कशन में, क्वेश्चंस लेंगे। और इससे पहले याद दिलाएं, हमारा यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें कंट्रीब्यूट भी करते रहते हैं सुपर चैट में। और इसके साथ साथ जो हमारा पेपॉल का अकाउंट है, paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप हमें कंट्रीब्यूट 24/7 365 डेज अराउंड द ईयर कर सकते हैं, और हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन हम देख रहे थे। इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। जी, मैं आप ही की तरफ दे रहा हूँ। H1B जी, जो वीज़ा, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि यू विल फाइंड मच बेटर एटमॉस्फियर जी अगर कोविड-19 कंट्रोल हो गया, Right. है जी, देन यू विल फाइंड H1B वीज़ा विल बी मच ईजियर दैन एट द टाइम ऑफ ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प साहब के मामले में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ज़रूरत उनको भी है आईटी की। Right. हो सकता था कोविड के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद वो खोल देते, वो खुद भी, ठीक है। क्योंकि उनके जो दोस्त मित्र हैं वो भी आईटी के साथ कई हैं, बिल्कुल तो ठीक। उनको पता है आईटी के आदमी कहाँ से आने हैं। राइट। हाँ जी, वो पाकिस्तान से तो उतने नहीं आने। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी वैसे आईटी की पढ़ाई अच्छी होती है, सुना अच्छी हो रही है ना। लेकिन हिंदुस्तान की जो पढ़ाई है वो हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का पढ़ा हुआ आदमी गूगल का प्रेसिडेंट बन सकता है, AT&T का बन जी, सकता जी, है, वो बड़े एक बहुत बड़ी लेगेसी बन गई है मैं IT कमाल है। मैं तो सुन के मास्टर कार्ड का हमारे सरदार जी MD हैं, CEO, मैं कमाल है। देखिए नहीं, बिल्कुल कहाँ तक तो आईटी की जरूरत जो है वो आने वाले टाइम के ऊपर मेरा ख्याल है सबको पढ़नी है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मुझे भी लगता है कि ये H1 वीज़ा प्रोवाइडेड कि ये कोविड कंट्रोल में आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसने दुनिया की जान खाई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी, एक और क्वेश्चन, यू पीपल ग्लोरीफाई वेस्टर्न फ्री स्पीच एंड फ्रीडम, देन व्हाई स्पिरिचुअल पीपल लाइक ओशो फ्रॉम इंडिया आर हरास्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ US? इज US डेमोक्रेसी फ्रीडम इज जस्ट फसाड लाइक अमेरिकन ड्रीम? देखिए अंशुल जी, बात ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओशो जी को मैंने पढ़ा भी हुआ है, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को बहुत रेलेवेंट भी समझता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं भी करता। जैसे उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी तरह आपको, मुझे, डॉक्टर साहब को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, क्यों उनको निकाला गया था, वो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर साहब की तरफ मैं आता हूँ, वो ये था कि कुछ वो जो उनकी स्टेट थी वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ थी, काल्बन ये था। लेकिन डॉक्टर साहब आपको याद होगा 100% इलीगल एक्टिविटीज़ थी। हालांकि उस वक्त 120 कारें, जिसमें मर्सिडीज़ एंड रॉयल्स रॉयल्स, मैं समझता हूँ एक साधु को, माफ़ करना मैं आपके सेंटीमेंट्स को बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा, जिन्होंने सवाल पूछा है जी ओशो जी के मामले में, क्योंकि उनके जो भगत है वो बड़े सख्त भगत है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अगर कल को सेठ बनता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास 100 से ऊपर कारें हों, लग्जरी कारें हों, हाँ जी, एयर कंडीशनर चीज़ें हों, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेरिका से ऐसे नहीं निकाला जाता। अमेरिका के जो वकील हैं वो तो 20-20 साल तक केस लड़ते हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त वहाँ पर इलीगल काम हो रहा था कि अल्टीमेटली जी उन्होंने खुद ही रियलाइज़ किया कि यहाँ से मैं निकल जाऊँ, नहीं तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी केस में फंस जाऊँ। और फिर ये रियलिटी है, उनको सब ने यही समझाया कि अब आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज यू विल बी पुट बिहाइंड बार्स। राइट।
और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन लें. व्हाट डू यू थिंक अमेरिका नाउ शुड हैव इलेक्शन कमीशन लाइक इंडिया? डॉक्टर साहब ये भी आप ही के अमेरिका में तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन है. वही इंडिया से बेहतर ही होगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई मतलब इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है हाँ जी प्रेसिडेंट. वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन बड़े इंडिपेंडेंट है और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए ये आपका कंसर्न दूर हुआ. अतुल सैनी जी का क्वेश्चन, नाउ इलेक्शन रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर बट स्टिल ट्रंप इज नॉट रेडी टू क्विट. शुडंट ही नाउ जस्ट एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट दिस लाइक जॉन मैकेन डिड इन 2008? देखिए मैं इस बात को समझता हूँ कि हक होता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर को कि अगर वो समझते हैं कि कोई इनडिस्क्रिपेंसीज हैं इलेक्शन, अगर वो समझते हैं. अब ये फैसला वही इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का है, तो वो अपने इस राइट को कर रहे हैं. हाँ, अगर मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा उनको लंबा नहीं खींचना चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. जब रिजल्ट्स वाज़े तौर पर आ जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन इंडिकेशन दे दे कि जनाब आपकी हमने बात सुन ली लेकिन हम आपसे एग्री नहीं करते, तो फिर उनको जॉन मैकेन की तरह मेरी राय में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. जॉन मैकेन से भी पहले की बात करेंगे, राइट 2000 की बात करेंगे जी, अपने बुश और अल गोर 3 हफ्ते जी 3 हफ्ते इलेक्शन जो था वो डिक्लेयर नहीं हुआ. यस ऐसा ही 3 वीक्स ऐसा ही है, इट बिल्कुल टुक ठीक है. सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 3 वीक्स, नो द टाइम हैज कम, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर हु इज द प्रेसिडेंट. Right. सो ऐसे होता है, ये कोई बात नहीं, उनका राइट है. एक बात में जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्राम में कही है, 14 दिसंबर से पहले एवरी लीगल कार्रवाई जो है वो कंप्लीट होनी है. राइट एवरी, क्योंकि 14 दिसंबर को प्रेसिडेंट को कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल वालों ने चुनना है. सो इसलिए तब तक उनका राइट है, क्यों ना, अगर लड़ने दो, वो लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है. रॉन्ग नहीं वो बिल्कुल वो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है. बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है ना. क्वेश्चंस और आ रहे हैं. टेक एंड हेल्थ टिप्स अकाउंट हर बार सवाल पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाई पाकिस्तान इज हैप्पी फॉर बाइडन विंस? डू यू थिंक बाइडन हेल्प देम इन कश्मीर? मेरा नहीं ख्याल वो कश्मीर में बाइडन की मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाले चूँकि बहुत तंग थे डोनाल्ड ट्रंप से, ये बात बरलता है. वो जनता भी और इस्टेब्लिशमेंट भी को बहुत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बीच में आए स्टेजेस के लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का एटीट्यूड होता था कि गोद में भी बिठाते थे और सर भी सहलाते थे और कुछ काम भी नहीं करते थे. तो काम कोई नहीं पाकिस्तान का हुआ 4 साल में, तो इसलिए उनको ये लगता है कि ये हो जाएंगे. और दूसरी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि कैंपेन में जो बाइडन की कैंपेन में ऐसे कुछ की लोग हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, बहुत उनके करीब हैं, और वो उनको उम्मीद है कि उनकी लॉबी की वजह से उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी. और मेरा भी ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ उनकी आसानियां होंगी. मतलब $1-2 बिलियन जो है वो बहुत बड़ी रकम है सर. $1-2 बिलियन आप कह रहे हैं कि जैसे अगर 13 बिलियन जो है वो आर्मी का जो है वो दीवार बनाने में लग सकता है, तो पाकिस्तान को 1 बिलियन, लेकिन वो प्रैक्टिकली 1-2 बिलियन बहुत बड़ी रकम है वहाँ पे. वो जो आपके हैं खुदा आपके भला करे, जो मतलब अरब कंट्रीज, चाइना भी बहुत हैफ्टी इंटरेस्ट पे, थेफ्टी इंटरेस्ट पे देता है पैसे. वो तो ठीक है. और अरब कंट्रीज ने भी हाथ खींच लिया. बिल्कुल आखिरी लास्ट 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन. चलिए अजीत साहब का. जी सर आप पढ़िए डॉक्टर साहब. नमस्ते. हाउ सिलेक्शन ऑफ डेमोक्रेट्स विल इम्पैक्ट इंडियाज पोजीशन अगेंस्ट चाइना and Pakistan, and especially on Kashmir issue where Kamala has opinion against India and Democrats are more left leaning. देखिए अजीत जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेट्स जो हैं दे आर लेफ्ट लेनिंग, बट दे हैव लर्नड ए लेसन. आज ही मैं पढ़ रहा था उनके जो बहुत ही सीनियर जो लीडर्स हैं डेमोक्रेट्स के, वो बाकायदा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने 2 वर्ड्स यूज़ करके हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया. एक पुलिस डिफंडिंग और एक वर्ड और था. इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अब ये गलतियाँ जो हैं कमाला का वहाँ पर राइट जो है वो उतना ही है. प्रेसिडेंट जो है वही रूल बनाता है और वही काम करता है. आई डाउट वेरी मच कि हिंदुस्तान के साथ इनके रिलेशन ख़राब हो गए. आई डाउट वेरी मच ही विल इंटरफियर इन दी अफेयर्स ऑफ कश्मीर. और एट द सेम टाइम यस, जैसे कि ताहिर साहब ने पहले ही कहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल गेन थोड़ा सा हो सकता है.
जी, और बिल्कुल ही एक क्वेश्चन लास्ट का हाँ जी। अमित भाटिया जी का, व्हाट डू यू थिंक विल बी द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान 10 years फ्रॉम नाउ? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए 10 साल बाद इस वक्त टाइम की जो समय की जो पेस है वो बड़ी फास्ट है। पहले 10 साल में जो कुछ होता था अब वो 1 साल में हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान बिल्कुल ऑलरेडी इस सिचुएशन पे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में और इंटरनेशनल क्राइसिस में, तो अगर चेंज ना हुआ तो पाकिस्तान का फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली अच्छा नहीं होगा। मैं अनफॉर्चुनेटली और सैडली इसलिए कह रहा हूँ कि उससे फिर रीजन में इम्बैलेंस होता है, अनसर्टेनिटी हो जाती अनसर्टेनिटी है, होती है। और फिर वही टेररिज्म जो है वो पनपता है। लोग अगर भूखे मरेंगे तो उसमें टेररिज्म Yes. आएगा। और एट द सेम टाइम एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पाकिस्तान को अब खुद ही समझना पड़ना है, उन्होंने फैटल से बाहर निकलना या नहीं निकलना, दुनिया में उनकी हेल्प उनको लेनी है या नहीं लेनी, Right. या ये ना हो कि पाकिस्तान के लोग ही सड़कों पर लाखों में आ जाएं और जो भी गवर्नमेंट हो उसको उठा के नीचे फेंक दें और फिर दोबारा पाकिस्तान जो है वो आर्मी के हाथ में आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दोनों मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में तो इंतहा है कहते हैं महंगाई की। मेरे कुछ लोग हैं जानने वाले, वो कहते हैं जी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते फॉर ए कॉमन मैन इवन टू बाय वन चपाती। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुपर चैट जो हम आपके साथ कर रहे थे, आपस में भी कर रहे थे, हम उसके इजाज़त लेते हैं और हमारी गुफ्तगू सुनने और देखने का शुक्रिया। इससे पहले कि डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दें, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, आप paypal.me/TagTV इंटरनेशनल के अकाउंट के राही हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जिन्होंने सुपर चैट के राही कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट्स और कंट्रीब्यूशन, हम उनके हमेशा ही बहुत ही शुक्रगुजार रहते हैं। डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। बस paypal.me/TagTV इंटरनेशनल के ऊपर जाके प्लीज़ 24 घंटे ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। देखिए आपकी कंट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो कंट्रीब्यूशन है इट्स जस्ट लाइक गिविंग ए ब्लड डोनेशन। और ब्लड डोनेशन कहते हैं कि दुनिया में कुछ सबसे बड़ी डोनेशन है वो ब्लड डोनेशन है। और एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छे व्यूज़ आपके सामने आते रहें हैं जी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टैग टीवी का ज़िंदा रहना। और उसके लिए आपको paypal.me/TagTV इंटरनेशनल के ऊपर जाके ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। आप इस प्रोग्राम को, ब्रेन बस्ट को हमारे साथ देखते हैं, सुनते हैं। अगले फ्राइडे तक आपका धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.